सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के संबंध में एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हमारा जो सेकंड लेक्चर है उसको आज मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूं। पिछले बार जब हमने ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के संबंध में उसकी बेसिक बातों को हमने किया था, तो पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बेसिकली क्या है। तो जिसमें अपन ने बात की कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और मैटर का जो है एक प्रकार का इंटरेक्शन है और उसकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको कैरेक्टराइज करने के लिए हमें ऐसी टेक्निक्स चाहिए जिनकी सहायता से हम बहुत आसानी से मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकें। क्योंकि जो फिज़िकल और केमिकल मेथड्स हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं होते कि हम मॉलिक्यूल को बड़े क्विकली और नॉन डिस्ट्रक्टिवली हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो इसलिए जो है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक की आवश्यकता है। फिर इसके बाद में इससे पहले हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। वो रेडिएशंस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं, जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती है। और हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनके स्पेक्ट्रम के संबंध में। तो हमने देखा था कि किस तरह से जो है गामा रेज से स्टार्ट करते हुए एक्स रेज तक जो कि डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो बढ़ते हुए वेवलेंथ के जो सीक्वेंस है उसमें उनको हम अरेंज करते हैं। तो हमने बेसिकली जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के संबंध में कुछ बेसिक बातें की थी। मैंने आपको बुक्स के बारे में भी बताया था कि आप लोगों को जो है वो बुक्स कौन कौन सी बुक्स जो हैं उनमें से सेलेक्ट करनी है। तो उसके बाद में हमारे पिछले बार जो है वो राखी की वैकेशन आ गई, तो उस संबंध में अपन लोग आगे कोई नया जो टॉपिक है उसके बारे में बात नहीं कर पाए। तो आज अपन वापस जो है इस लेक्चर के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के संबंध में। तो आपको पता है कि यूवी विजिबल, IR, प्रोटॉन NMR, C13 NMR, मास, इन सब के जो इंटरप्रिटेशन पर जो बेस्ड कॉमन क्वेश्चंस हैं वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो लेकिन उसको जानने से पहले सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्या हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि आपने सेकेंड ईयर के अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको पढ़ा था और थर्ड ईयर के अंदर आप लोगों ने IR और प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ा था। अब यहाँ आप थर्ड सेमेस्टर के अंदर C13 और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी पेपर के 11th पेपर के यूनिट फर्स्ट और सेकंड में पढ़ेंगे। और इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं या इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। आप चाहें तो इसके यूनिवर्सिटी के पुराने क्वेश्चंस जो हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो पुराने सालों के आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें पूरी कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर हम इस यूनिट के अंदर जो भी थ्योरेटिकल और जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उनको हम आंसर कर सकते हैं। तो अपन आगे जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को इसमें लेते हैं। तो ये इसके कंटेंट्स हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर पिछले बार हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके संबंध में जो टॉपिक नंबर 2 है इसके बारे में हमने पिछले बार बात कर ली थी। थर्ड है एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में भी हमने पिछले बार बात की थी। और फोर्थ टॉपिक जो था वो है अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी हमने पिछले बार कुछ सामान्य इंट्रोडक्शन किया था कि अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रेंज है वो लगभग जिसको हम कहते हैं 100 नैनोमीटर से लेकर जो है 800 नैनोमीटर में तक या 1000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है। तो ये जो यूवी विजिबल रेंज है इसमें से यूवी जो होता है वो होता है 100 से लेकर 400 नैनोमीटर के बीच का क्षेत्र, और 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच का क्षेत्र जो होता है वो विजिबल रेंज होता है। तो यूवी रेंज जो है इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं नियर यूवी, एक को हम कहते हैं फार यूवी। नियर यूवी का मतलब है यूवी का वो क्षेत्र जो विजिबल क्षेत्र के पास में है,
तो 400 से लेकर 200 नैनोमीटर का जो क्षेत्र है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए काम का होता है, उसको हम नियर यूवी कहते हैं। और 200 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर का जो क्षेत्र है उसको हम फार यूवी या वैक्यूम यूवी रेंज जो है क्षेत्र वो भी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जो हमारे चारों तरफ स्थित जो एयर है वो एब्जॉर्ब करने लगती है। तो इसलिए जो है इसको, अगर हमें इस क्षेत्र के अंदर हमको रेडिएशंस को स्टडी करना है तो उसके लिए हमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, और उस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए जो है हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें दो गैसेज हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये दोनों ही इस रेंज में एब्जॉर्ब करती है। ऑक्सीजन जो है वो अराउंड 190 नैनोमीटर के अराउंड एब्जॉर्ब करती है, और जो नाइट्रोजन है वो 150 नैनोमीटर के अराउंड इस क्षेत्र में एब्जॉर्ब करती है। तो इसलिए हम इस क्षेत्र के अंदर अगर मॉलिक्यूल की स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स वैक्यूम यूवी के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस तरह से ये अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पिछली बार हमने सामान्य बात की थी कि किस प्रकार से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के फलस्वरूप जो है वो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हमें उसको हम स्टडी करते हैं, और हमें ट्रांजिशंस के कारण जो है इस रेंज के अंदर जो मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शंस होते हैं उसके कारण से जो है हम इस क्षेत्र को स्टडी करते हैं। तो आज हम जो 5th टॉपिक है वहाँ से बात करेंगे, जो हमारा कंटेंट टेबल है उसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो जैसा मैंने आपको बताया था यूवी विजिबल के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है। यानी कि अगर कोई सैंपल है, उस सैंपल को हमने यूवी विजिबल रेंज के लाइट के बीच में रखा, तो वो सैंपल क्या करते हैं, वो सैंपल जो है जो आने वाले रेडिएशंस है उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो पार्ट जो एब्जॉर्ब होता है वो पार्ट एब्जॉर्ब होने के बाद में जो लोअर लेवल की या लोअर एनर्जी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है वो हायर रेंज में होता है। और हमने पिछले बार बात भी की थी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो होता है वो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी होमो से ल्यूमो की तरफ वो जो ट्रांजिशन है वो होता है। ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं उनके बारे में आज हम विशेष रूप से स्टडी करेंगे, और फिर हम सिलेक्शन रूल्स के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, ये कंटेंट टेबल के अंदर आगे की बात है जिसको अपन आगे स्टडी करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स वैल्यूज, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, टाइप्स ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सैंपल प्रिपरेशन, है ना, फिर एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर हम आज जैसे बात कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन के संबंध में। देखिए, द ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इन 3 प्रिंसिपल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नेमली सिग्मा ऑर्बिटल्स, पाई ऑर्बिटल्स एंड फील्ड बट नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। देखिए, ग्राउंड स्टेट पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेनली इन 3 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होते हैं, जिसमें सिग्मा ऑर्बिटल्स, पाई ऑर्बिटल्स और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब हम बात जब सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स की करते हैं तो सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स के बारे में हमने जैसे ही बात की थी पिछले बार, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है जो ये कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्डर ऑफ their atomic in order of the combining atomic orbitals. So the molecular orbitals formed would be same in number as the participation in accordance with the participation of the atomic orbitals. तो एक इसको हम पहले हमने कल पिछले बार जब हमने लेक्चर दिया था तो हमने बात की थी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। तो अब जब सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स की हम बात करते हैं तो सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनके जो दोनों प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से टोटल मिलाकर हमें इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो सिग्मा और पाई में हम देखते हैं कि हमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं, लेकिन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एन जो है उसमें कोई इस प्रकार का डेजिग्नेशन नहीं होता। वो क्यों होता है? क्योंकि सिग्मा और पाई के साथ में उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इसलिए बनते हैं
क्योंकि जब भी कॉम्बिनेशन होता है सिग्मा के लिए, सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए या पाई बॉन्ड बनने के लिए, तो हमेशा दो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो हाइब्रिडाइज्ड हैं चाहे वो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। तो इसलिए क्या है, उसमें सदैव जो है दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि उसमें दो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, उसमें मिलता है। तो देखिए, बोथ सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरलैप ऑफ द टू एटॉमिक और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स therefore has anti-bonding sigma asterisk or pi asterisk orbitals associated with it. An orbital containing n electrons does not have an anti-bonding orbital because it is not formed from the two orbitals. जैसा हमने अभी बात की है, sigma bonding orbitals have lower energy than pi bonding orbitals, which in turn have a lower energy than non-bonding molecular नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो जितने भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो बॉन्डिंग से ज़्यादा होती है और नॉन बॉन्डिंग से भी ज़्यादा होती है। इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, प्रमोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द ग्राउंड स्टेट दैट इज सिग्मा पाई और नॉन बॉन्डिंग टू वन ऑफ द टू एक्साइटेड स्टेट दैट इज सिग्मा एस्ट्रिक और पाई एस्ट्रिक टेक प्लेस। यानी कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में ये जो तीन ग्राउंड स्टेट पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट में होगा, जो कि एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग है। एज अ रिजल्ट देयर आर 6 पॉसिबल ट्रांजिशंस, दैट इज सिग्मा टू सिग्मा एस्ट्रिक, सिग्मा टू पाई एस्ट्रिक, पाई टू पाई एस्ट्रिक, पाई टू सिग्मा एस्ट्रिक, एन टू पाई एस्ट्रिक एंड एन टू सिग्मा एस्ट्रिक। तो देखिए, ये 6 प्रकार का जो है वो ट्रांजिशंस जो हैं वो थ्योरेटिकली पॉसिबल हैं। द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व ट्रांजिशन एंड देयर रिलेटिव एनर्जीज आर समराइज्ड इन फिगर 2। द एग्जैक्ट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द एटम प्रेजेंट एंड द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग सिस्टम। देखिए, ये बात लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि जो एनर्जी लेवल्स का जो गैप है वो किस बात पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, यानी कि कौन कौन से एटम्स जो है प्रेजेंट हैं, और नेचर ऑफ बॉन्डिंग सिस्टम, उसके ऊपर जो है ये बात जो है वो डिपेंड करती है। देखिए, ये हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इनको थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो जैसा अपन ने बात की है कि सबसे लोअर एनर्जी में सिग्मा है, फिर उसके बाद में हाई एनर्जी में पाई है, फिर नॉन बॉन्डिंग है, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग है, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। तो इस तरह से ये कुल मिला के 5 तरह के जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, पहले हम सिग्मा से बात करेंगे। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार, जो कि सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी वाला ट्रांजिशन है, जिसके लिए रिक्वायरमेंट जो है एनर्जी की वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर है सिग्मा से पाई एस्ट्रिक ट्रांजिशन। फिर हम बात करें पाई से, तो पाई से जो ट्रांजिशन है वो है पाई से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और फिर है पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग। तो ये 4 ट्रांजिशंस हो गए। फिर हम बात करते हैं नॉन बॉन्डिंग से। तो नॉन बॉन्डिंग से ये ट्रांजिशन जो है वो होता है नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एस्ट्रिक पर और नॉन बॉन्डिंग से पाई एस्ट्रिक पर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कुल मिलाकर ये 6 तरह से ट्रांजिशंस जो हैं वो संभव हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो 6 हैं। लेकिन अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो 6 के प्रकार के ट्रांजिशंस हैं वो 6 प्रकार के ट्रांजिशंस हमें यहाँ पर नहीं मिलते, क्योंकि कुछ ट्रांजिशंस जो होते हैं वो फॉरबिडन हो जाते हैं, वो जो है वो अलाउड ट्रांजिशंस नहीं होते, जिनके बारे में अभी अपन बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। You can see in each possible case an electron is excited from a low energy ground state orbital into a high energy excited state, that is antibonding orbital. Each transitions require a defined amount of energy. The larger the gap between the energy levels, the greater the energy required to promote the electron to higher energy level, resulting in electromagnetic radiation of higher frequency and therefore शॉर्टर वेवलेंथ बीइंग ऑब्जर्व्ड। देखिए, क्या है कि
जो एनर्जी का गैप जितना ज़्यादा है, यानी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा है, तो उस एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन है वो हमें कौन सी चाहिए, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की चाहिए, या हम कह सकते हैं उसके लिए जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, या उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी। तो वो जो वेवलेंथ है वो कम होगी का मतलब क्या होगा, वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ में वो शिफ्ट हो जाएगा। therefore shorter wavelength being absorbed, the important modes of electronic transitions are described here। तो देखिए कौन कौन से मोड्स हैं उसकी हम बात करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के। तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के बारे में। सिग्मा से सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग लेवल का पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, उसकी हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। इसको थोड़ा सा हम इसको ब्रॉड करते हैं। A transition of electron from a bonding sigma orbital to the anti-bonding sigma orbital is designated as sigma to sigma asterisk transition। जैसा हम बात कर रहे हैं, these are high energy transitions as sigma bonds are generally very strong. Thus, these transitions involve very short wavelength ultraviolet light below 150 nanometer and usually fall outside the range of UV visible spectrophotometer, that is 200 to 800 nanometer। देखिए हमने जब पिछले बार कन्वेंशनली बात की थी तो हमने कहा था कि यूवी विजिबल की रेंज कहाँ से है, 200 से 800 है, लेकिन जब हम नियर यूवी को उसमें शामिल करते हैं तो वो यूवी की रेंज जो हो जाती है वो 100 से स्टार्ट हो जाती है। तो एल्केन्स कैन ओनली अंडरगो ए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। अब ये जो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहाँ मिलेंगे, वहीं पर ही मिलेंगे जहाँ पर केवल सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड्स किस में मिलते हैं, एल्केन्स में, साइक्लो एल्केन्स में। तो इस तरह के जो ट्रांजिशंस होते हैं वो नॉर्मली कहाँ मिलते हैं, एल्केन्स में और साइक्लो एल्केन्स में। सो एल्केन्स कैन ओनली अंडरगो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। मीथेन एंड इथेन अंडरगो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस विद एन एब्जॉर्बेंस मैक्सिमा at 122 and 135 nanometer respectively. Study of such transitions is usually done in an evacuated spectrophotometer that is below 200 nanometer, since oxygens present in the air absorb strongly at 200 nanometer and below. Similarly, nitrogen absorb at 150 नैनोमीटर एंड बिलो। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि 200 नैनोमीटर के नीचे की रेंज में जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है और उसके नीचे 150 नैनोमीटर के नीचे जो है वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती है। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही जो है हमारे आसपास में जो एयर है वो बनाती हैं उसको। तो इसलिए जो है ये इसके लिए जो स्पेशल हमें इक्विपमेंट्स चाहिए जिसको हम वैक्यूम यूवी कहते हैं, जहाँ पर हम एयर को इवैक्यूएट करके हटा देते हैं, उस केस में ही हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये ट्रांजिशन है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। यहाँ पर सिग्मा जो है बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की ओर ट्रांजिशन हो रहा है, और क्योंकि ये एनर्जी जो है वो गैप बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग जो इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम होगी। तो ये वेवलेंथ जो है वो काफ़ी कम होती है, जिसकी हमने बात की है कि मीथेन और इथेन के अंदर ये ट्रांजिशन जो है वो हमें रिस्पेक्टिवली 122 नैनोमीटर और 135 नैनोमीटर पर मिलते हैं। तो अब हम सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के बारे में के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजिशन के बारे में, वो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसको थोड़ा सा हम फिर एनलार्ज करते हैं जिससे कि हम इसको आराम से देख सकें। द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड एज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। These types of transition take place in compounds containing one or more saturated groups like simple alkene, carbonyl compounds, nitrile, etc. These transitions require lesser energy than N to sigma star transition. In non-conjugated alkenes, this type of transitions occur in the range of 170 to 190 nanometer। जैसे यहाँ इथेन लिखा है बट एक्चुअली ये इथीन होना चाहिए। इथीन शोज एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 171 नैनोमीटर। सिमिलरली पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इन द रेंज ऑफ 180 टू 190 नैनोमीटर अकर्स इन नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। जैसे इथीन में तो ये रेंज है 170 से 190 नैनोमीटर की,
और वही जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O की हम बात करें, वहाँ पर भी इस तरह का हमें पाई बॉन्ड्स मिलते हैं, तो वहाँ पर भी पाई से पाई स्ट्रिक्ट ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल है। तो वहाँ पर ये 180 से 190 नैनोमीटर की रेंज में, जो कि नॉन कॉन्जुगेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, उसमें ये मिलता है। और अगर हम एसीटोन की बात करें तो एसीटोन में ये रेंज जो है वो, एसीटोन में जो है मैक्सिमम मिलता है हमें 188 नैनोमीटर के ऊपर। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं, पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। देखिए यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो इसके जो डायग्राम्स हैं वो नीचे की तरफ पाई बॉन्ड जो है बॉन्डिंग फॉर्म में है, और ऊपर उसको हमने एंटी बॉन्डिंग फॉर्म में दिखाया है, और राइट हैंड साइड में जो है उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजिशन है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, जो कि उससे सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से हमें हायर जो है, जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ साइड में हमें दिखता है। फिर है थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजिशन, दैट इज N to sigma star transition. N to sigma star, that is non-bonding to sigma anti-bonding transition. This transition of an electron from a non-bonding orbital to anti-bonding sigma orbital is designated as N to sigma star transition. Saturated compounds containing atoms with lone pair, that is non-bonding electrons like saturated alcohols, amines, halides etc. are capable of showing N to sigma star transition. देखिए ये ट्रांजिशंस हमें कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और जहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, जहाँ पर सैचुरेटेड एल्कोहल्स, एमीन्स, हेलाइड्स, ईथर है ना, इस तरह के कंपाउंड्स हैं जहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और सिग्मा बॉन्ड भी हैं, उनमें इस तरह के ट्रांजिशंस जो होते हैं वो हमें मिलते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दीज ट्रांजिशंस इज यूजुअली लेस देन सिग्मा टू सिग्मा स्ट्रिक्ट ट्रांजिशंस। सच कंपाउंड्स एब्जॉर्ब लाइट हैविंग वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 150 to 250 nanometer. For example, the absorption maxima for water, for methyl alcohol, methyl chloride and methyl iodide are 167 nanometer, 174 nanometer, 169 nanometer and 258 nanometer respectively. तो हम देख सकते हैं मिथाइल अल्कोहल जो है वो 174 पर एब्जॉर्ब करता है, मिथाइल क्लोराइड जो है वो 169 पर करता है, और मिथाइल आयोडाइड जो है वो 258 नैनोमीटर पे करता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल आयोडाइड का जो डिफरेंस है उसका क्या कारण है। तो देखिए इसको हम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोरिलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस भी एटम की जितनी ज़्यादा होती है, वो एटम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास इतना ही ज़्यादा रिटेन करके रखता है। तो अगर हम कंपेयर करें क्लोरीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू आयोडीन। तो क्लोरीन के ऊपर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को हम जब हायर एनर्जी लेवल पे यानी सिग्मा स्ट्रिक्ट पर लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू मिथाइल आयोडाइड, क्योंकि क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडाइड से ज़्यादा होती है। तो इस कारण से जो है हम क्या देखते हैं, इस कारण से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी में ले जाने में मिथाइल क्लोराइड में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जो है मिथाइल क्लोराइड जो है ये कम वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस है उसके कारण ऐसा होता है। तो ये तीसरे टाइप के ट्रांजिशंस हैं जो कि हैं एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। जैसा मैंने आपको बताया, ये वहाँ मिलेंगे जहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड होते हैं और जहाँ भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इसको देखिए यहाँ हम दिखा सकते हैं, ये साइनाइड का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एन से जो है सिग्मा एस्ट्रिक पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन उसमें दिखाया गया है। सबसे नीचे की तरफ जो है सिग्मा है, उसके बाद में नॉन बॉन्डिंग है, फिर जो है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है।
फिर हम चौथे टाइप ऑफ ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं, वो है n to pi स्टार ट्रांजिशन। ये क्या है? द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल is designated as n to pi star transition. This transition involves the least amount of energy in comparison to all the other transitions and therefore give rise to an absorption band at longer wavelength. देखिए चारों ट्रांजिशंस की एनर्जेटिकली हमने इनको कंपेयर किया तो हमने देखा था कि पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है और n से पाई स्टार ट्रांजिशन की एनर्जी रिक्वायरमेंट को अब हम कंपेयर करें तो सबसे कम एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो n से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए। तो ये लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब ये जो ट्रांजिशन है इसके लिए लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसका जो वेवलेंथ है, कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, वो सबसे ज़्यादा होगी। फिर है ये हमें कहाँ मिलेंगे? अब हम देख सकते हैं कि जहाँ पर भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और जहाँ पर भी पाई बॉन्ड है वहाँ पर इस तरह के ट्रांजिशंस हमें मिलेंगे। तो इस तरह के नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन रखने वाले जो है सबसे इजी एग्जांपल जो हमें ध्यान में आते हैं वो आते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में नॉर्मली इस तरह के ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा मिलते हैं। सैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स शो टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस, लो एनर्जी n to pi स्टार दैट इज़ हायर वेवलेंथ ट्रांजिशन जो है वो होंगे जिसकी रेंज होगी 270 टू 300 नैनोमीटर, एंड हाई एनर्जी पाई टू पाई स्टार एस्ट्रिक इट विल बी इन द रेंज ऑफ 180 टू 190 नैनोमीटर। द ट्रांजिशन n to pi star is of lowest energy but is of low intensity. It is a symmetrically forbidden transition. Thus, the most intense band for these compound is always due to pi star transition. अगर हम बात करें कि इन ट्रांजिशंस के अंदर के कौन से ट्रांजिशंस ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इंटेंस होंगे और कौन से ट्रांजिशंस ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा वीक होंगे, जिसको हम बाद में जब हम लैम्बर्ट्स-बीयर्ड लॉ पढ़ेंगे तो हम उसको समझ में आएगा कि वो ट्रांजिशंस जिसके लिए इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसके लिए एप्सिलॉन का मान ज़्यादा होता है, उसको हम कहते हैं इंटेंस ट्रांजिशन। और वो ट्रांजिशन जिसके लिए एप्सिलॉन या जिसको हम लैम्बर्ट्स-बीयर्ड लॉ जो है उसमें एब्जॉर्प्टिविटी कहते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू जिसके लिए जितनी कम होगी उसके लिए जो है वो जो ट्रांजिशंस होंगे वो लेस इंटेंस होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेंस हैं और ये जो दूसरे प्रकार के ट्रांजिशंस n to pi स्टार ट्रांजिशंस हैं ये वीक होते हैं, और ये वीक होने का कारण जो है वो सिमेट्रिकली फॉरबिडन ट्रांजिशंस होने के कारण है, जिसको अभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये चार प्रकार के ट्रांजिशंस इसमें हमने मुख्य रूप से पढ़े, लेकिन जो दो प्रकार के ट्रांजिशंस हैं जिनकी हमने बात नहीं की वो है कौन कौन से? सिग्मा से पाई एस्ट्रिक ट्रांजिशन और दूसरा ट्रांजिशन है पाई से सिग्मा एस्ट्रिक ट्रांजिशन। क्योंकि ये जो दोनों ट्रांजिशंस हैं ये ट्रांजिशंस जो होते हैं वो फॉरबिडन होते हैं सिमेट्रिकली, इसलिए जो है ये ट्रांजिशंस नहीं होते। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक की जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है सिलेक्शन रूल के बारे में। तो देखिए ये जो भी ट्रांजिशन हमने देखा उसका ये डायग्राम है कि किस प्रकार से पाई जो है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन और n से पाई स्टार ट्रांजिशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो n से पाई स्टार ट्रांजिशंस के लिए जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम होती है, सबसे कम होती है। फिर है सिलेक्शन रूल। सम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस which are otherwise theoretically possible are generally not observed in UV visible spectroscopy. Therefore, there are some restrictions which governs the observable transitions. पहला है transitions which involve change in the spin quantum number of an electron during the transition do not occur. तो हम बात कर रहे हैं कि कौन से सिलेक्शन रूल्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ये ट्रांजिशंस होंगे या नहीं होंगे। जो हमने अब तक ट्रांजिशंस देखे थे जो कि डायग्राम में दिखाए गए थे, जो थियोरेटिकली पॉसिबल थे वो 6 टाइप के थे, लेकिन हमने एक्चुअली 4 टाइप के ही ट्रांजिशंस पढ़े क्योंकि बाकी टाइप के ट्रांजिशंस जो हैं वो फॉरबिडन होते हैं। तो ट्रांजिशंस विच इन्वॉल्व चेंज इन द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन डू नॉट अकर, यानी कि जैसे हम जानते हैं कि सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट होती है, तो सिंगलेट ट्रिपलेट ट्रांजिशंस जो होते हैं वो
स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूल्स के अकॉर्डिंगली जो होते हैं, सिलेक्शन रूल्स के हिसाब से वो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं। इसी तरह से सेकेंड रूल है ट्रांजिशंस बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सिमेट्री, यानी कि ऑर्बिटल्स की अगर डिफरेंट सिमेट्री है उनके बीच के अंदर जो ट्रांजिशंस है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे सिग्मा से पाई का ट्रांजिशन, यानी कि सिग्मा से पाई एस्ट्रिक के बीच का ट्रांजिशन, या पाई से सिग्मा एस्ट्रिक के बीच का ट्रांजिशन, क्योंकि इन दोनों प्रकार के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो सिमेट्री है वो अलग होती है। तो इस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं दे आर सिमेट्रिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन, मतलब जो वो ट्रांजिशंस जिसमें सिमेट्री चेंज हो, इस प्रकार के ट्रांजिशंस जो होते हैं वो संभव नहीं है। फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन ऑफ n टू पाई एस्ट्रिक इज फॉरबिडन बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, है ना, क्योंकि n और पाई स्ट्रिक की सिमेट्री जो है वो मैच नहीं करती है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन रूल के बारे में। तो पहला है स्पिन रूल, चेंज इन द स्पिन मल्टीप्लिसिटी आर फॉरबिडन, देयरफॉर ट्रांजिशंस बिटवीन स्टेट्स विद डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी आर फॉरबिडन। तो अलाउड ट्रांजिशन कौन से हैं, जैसे सिंगलेट टू सिंगलेट या ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजिशन। फॉरबिडन ट्रांजिशन कौन से हैं, सिंगलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजिशन और ट्रिपलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन। लेकिन अब आगे हम क्या बात करते हैं, ऑलवेज देयर इज ए वीक इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट wave functions due to multiplicity spin orbit coupling. Therefore, the wave function corresponding to the singlet state containing a small fraction of the triplet wave function and vice versa. देखिए सिंगलेट और ट्रिपलेट जो है ट्रांजिशंस के बारे में बात हो रही है कि क्योंकि स्पिन और ऑर्बिटल कपलिंग होने के कारण जो है ये ट्रांजिशंस जो है वो भी कुछ मात्रा में हो पाते हैं, तो इसलिए हमको ऐसे ट्रांजिशंस भी नजर आते हैं लेकिन इनकी इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती है। दिस लीड्स टू द अकरेंस ऑफ सिंगलेट ट्रिपलेट ट्रांजिशंस और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जिसको हमने जेवलनोस की डायग्राम में भी पढ़ा था। वो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको नहीं देखेंगे, ये केवल एक सिलेक्शन रूल की बात है। तो इनका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो होता है वो काफ़ी कम होता है। ये इसको हमने डायग्रामेटिकली यहाँ पर दिखाया है। ये पहली जो है सिंगलेट स्टेट है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पेयर्ड स्टेट में होते हैं। ट्रिपलेट स्टेट जो होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस स्टेट में होते हैं, वो पैरेलल जो है स्पिन स्टेट में होते हैं। और ये दोनों का जो है जिसको हमने कहा कपलिंग जो है स्पिन और ऑर्बिट की कपलिंग के कारण जो है ये कुछ मात्रा में संभव हो पाते हैं। फिर सेकंड है लेबोर्टे रूल। इसके हिसाब से जैसा हमने पहले बात की, इन एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देयर मस्ट नॉट बी, यहाँ पर नॉट मिसिंग है, नॉट बी ए चेंज इन द पैरिटी, यानी कि सिमेट्री जो है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये सिलेक्शन रूल के हिसाब से क्या होता है, सिलेक्शन लेपोर्टे रूल के हिसाब से कि जो चेंज इन सिमेट्री जो है वो नहीं होना चाहिए। देयरफॉर ए ट्रांजिशन में बी फॉरबिडन बाय सिमेट्री रीजंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशंस कैन अकर ओनली बिटवीन द स्टेट्स ऑफ अपोजिट पैरिटी। तो देखिए G से U जो है वो अलाउड है, अनजी रेट से जी रेट इज अलाउड अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल डाइपोल ट्रांजिशन, बट नॉट एज पर द UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल। तो ये ए सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन में बी ऑब्जर्व ड्यू टू वाइब्रोनिक कपलिंग। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये ट्रांजिशंस अगर होते भी हैं तो उनकी जो इंटेंसिटी है या जिसको हम कहते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज वेरी स्मॉल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन बैंड हैव ए वेल डिफाइंड वाइब्रोनिक बैंड। अब जैसे हम देखते हैं n से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है ये हमें सबसे ज़्यादा हायर वेवलेंथ साइड में मिलेंगे, लेकिन क्या होता है इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि जो ये ट्रांजिशंस हैं उसमें क्या होता है हम देखते हैं कि उनकी सिमेट्री जो है ऑर्बिटल्स की वो अलग अलग होती है। तो इस तरह से आज हमने मुख्य रूप से बात की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस के संबंध में, जो 4 तरह के जो डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं उसके बारे में, और हमने बात की सिलेक्शन रूल्स के बारे में। नेक्स्ट टर्न पे जैसे जो हमने कंटेंट टेबल में देखा था, नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे जो इससे संबंधित जो लॉज हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन लॉज जो हैं जिसको हम लैम्बर्ट बियर लॉ भी कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे उसके लिमिटेशंस के बारे में, साथ ही इसके संबंध में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन से टर्म्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं जो काम में आते हैं। तो मैं आप लोगों से वापस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया करके बुक्स जो हैं
उसको देखें, उसको अच्छी तरह से पढ़ें। और जैसे मैंने आपको स्पेशली बताया था पिछले बार PS कलसी की बुक के बारे में, और अगर आप चाहें तो अंडर ग्रेजुएट लेवल की बुक्स, जैसे आप सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी देख सकते हैं, उसको आप विशेष रूप से देखें, जिससे कि जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में आपको ध्यान रहे। तो हम अब अगले टर्न पर जो है वो बात करेंगे एब्जॉर्प्शन लॉज और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।